पृथ्वीराज चौहान किस्त नंबर 6 बाय हिस्ट्री ऑफ किंगडम। आखिरी अशरा था 1191 का, जब रियासत कनूज के तूलो अर्ज में रासो जग का जश्न मनाया जा रहा था। मुल्क के हर करिया में खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थी। रंग महल का हर छोटा बड़ा मुलाजिम भाग भाग कर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था। इर्द गिर्द की रियासतों के राजे, महाराजे, वली अहद और शहजादे आने शुरू हो गए थे, जिनका इस्तकबाल राजा जयचंद कर रहा था और इन्हें इनकी हैसियत के मुताबिक मेहमान खाने में कमरों तक ले जाने के लिए एक दरबारी तैनात था, जो इन्हें ले जाता और इनके कमरों तक पहुंचाकर वापस पलट आता। रंग महल के दाखिली दरवाजे पर मेहमानों के इस्तकबाल के लिए एक अनोखा तरीका निकाला गया था। बास कहता कि राजा जयचंद के दरबारियों की तजवीज़ थी और कुछ का कहना कि खालिस्तान राजा जयचंद के अपने जहन की इख्तरा थी। इसने पृथ्वीराज का एक तलाई बुत बनवाया और बतौर दरबान जश्न दाखिली दरवाजे पर नस्ब कर दिया। जश्न की तकरीबात शुरू हो चुकी थी। मुल्क भर से आए हुए मेहमान खास तौर पर वलियाद और शहजादे दरवाजे पर नस्ब इस बुत पर कहके लगाते, हंसते और तंज़ो तज़हीक के कटीले जुमले कसते हुए पंडाल में दाखिल होते। एक वलीअहद ने तो अजराह मजाक बुत से हाथ मिलाकर हेलो हाय भी किया, जिसकी हरकत देखकर दूसरे जोर जोर से हंसने लगे थे। राजा जयचंद इनकी बातों को देख देख कर और सुन सुनकर खुश हो रहा था और दिल में सोच रहा था कि इसने पृथ्वी से खूब इंतकाम लिया है। अच्छे खासे हुक्मरान को दरबान बना डाला। संयुक्ता पहले ही परेशान थी। इसकी नजरें बार बार आने वाले दरवाजे पर पृथ्वी को ढूंढ रही थी, मगर हर बार नाकाम होकर रह जाती। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, इसकी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। इसने कई बार कर्नाटकी से पूछा कि जो हम वक्त इसके आसपास रहती थी, लेकिन वो भी मायूसी से इनकार में सर हिला देती। उधर चांद बारदी का भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि इसको जमीन खा गई या आसमान निगल गया है। देख लो कर्नाटकी, पृथ्वी ने हमारे साथ क्या सलूक किया है। संयुक्ता ने कर्नाटकी से बज़ाहिर गिला करते हुए कहा, तो महाराजा कौन सा इसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। इसका तलाई बुत बनवा कर दरबान की जगह रख दिया ताकि आते जाते मेहमान इसका मजाक उड़ा सकें और इसकी तजलील कर सकें, जो कि हो रही है। अब अगर पृथ्वी को इसकी भिनक पड़ जाए तो एक क़यामत ही आ जाएगी। कर्नाटकी ने आगे से जवाब दिया, पिताजी को कौन समझाए, इनकी हद बात निराली होती है। बहरहाल पृथ्वी को हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। हमने इसका क्या बिगाड़ा था, प्यार ही तो किया था, कुछ मांगा तो ना था, प्यार के बदले प्यार की तमन्ना की थी। संयुक्ता ने मायूसी के साथ कहा। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि वो घड़ी भी आन पहुंची जब स्वयंवर रचाना था। संयुक्ता को खूब सजाया संवारा गया। मनादी करने वाले ने रंग महल और मेहमान खाने में ऐलान कर दिया कि कुछ ही देर बाद स्वयंवर की रस्म अदा की जाएगी। मुख्तलिफ राजधानियों और रियासतों के शहजादे और वली अहद बन संवर कर एक कतार में खड़े हो चुके थे। संयुक्ता को फूलों की माला लेकर इनके सामने से गुजरना था। जो राजकुमार या शहजादा इसे पसंद आ जाता, वो इसके गले में फूलों की माला पहना देती, वही इसके जिस्म जा का मालिक बन जाता। संयुक्ता जब बन संवर कर उस जगह पहुंची जहां इसके तमाम उम्मीदवार खड़े थे, वो इसका हुस्न देखकर दम्बा खुद रह गए। इसके एक हाथ में खूबसूरत फूलों से गुंदी हुई बड़ी सी माला पकड़ा दी गई थी। राजा जयचंद इन सबसे दूर मसनद पर बैठा सारी कार्रवाई देख रहा था। जब फूलों की माला अपने हाथों में थामे संयुक्ता कदम कदम राजकुमारों के सामने से गुजरने लगी। उधर संयुक्ता बड़े बुझे दिल के साथ आगे बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ पृथ्वी को भी उड़ते उड़ते अपनी तज़हीक का इल्म हो चुका था। बताने वालों ने इसे बताया था कि दाखिली दरवाजे पर जो तलाई बुत खड़ा किया गया है और जिसे दरबान का खिताब दिया गया है, इसकी शक्ल हूबहू पृथ्वीराज से मिलती है। अक्सर राजे महाराजे इसे पहचानते थे, चुनांचे वो जश्न में दाखिल होते वक्त पृथ्वीराज को इस शक्ल में देखकर हंसते थे। पृथ्वी से भला अपनी तजलील कहाँ बर्दाश्त होती। वो गुस्से में लाल पीला हो गया। इसका बसना चल रहा था। इसका जी चाहता था कि वो जयचंद को अपने कदमों तले रों डाले या अपने नेज़े में पुरो डाले। इसका अंदर का बहादुर सूरमा इसे बेचैन किए हुए था। इसने सबके रोकने मना करने के बावजूद 500 सवारों का एक दस्ता लिया और आंधी तूफान की तरह कनूज की तरफ बढ़ा। खुलासा तो तवारीख के मुताबिक वो ऐन उस वक्त वहां पहुंचा जब जश्न अपने उरूज पर था। जयचंद को इस बात का एहसास था कि जैसे पृथ्वी को अपनी तजलील का इल्म होगा, वो इस पर हमलावर जरूर होगा। चुनांचे इसने पहले से इस तलाई बुत दरबान की हिफाजत के कुछ सिपाही भी वहां रख छोड़े थे। इसे पृथ्वीराज की आमद का गुमान तो ना था। हाँ, अलबत्ता ये अमर खारिज अज इम्कान ना था कि इसके भेजे हुए हरकारे किसी किस्म की शरारत या दरअंदाजी ना करें। शहजादी संयुक्ता मायूसी के साथ छोटे छोटे कदम उठाती राजकुमारों के सामने से गुजरने लगी। हर राजकुमार और शहजादा पूरी उम्मीद था कि स्वयंवर की माला इसी के गले में पड़ेगी। सब दम्बा खुद उसे देख रहे थे।
वो एक के बाद दूसरे शहजादे के सामने से गुजरती, चंद लम्हे रुककर इसके चेहरे पर मुस्कुराते हुए नजर डालती और आगे बढ़ जाती। धड़कते दिलों को अपने कदमों तले रोंदती वो बड़े गुरूर के साथ आगे बढ़ती चली गई और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक वो आखिरी राजकुमार के सामने नहीं पहुंच गई। इस राजकुमार को भी यही यकीन था कि माला इसी के गले में पड़ेगी। संजुक्ता कुछ देर तक इसके सामने खड़ी हुई, चंद सानिये इसकी तरफ देखती रही, फिर एक ठंडी आह भरी हाथ माला लिए आगे बढ़ी। राजकुमार खत्म हो चुके थे लेकिन माला बदस्तूर संजुक्ता के हाथ में थी। ये देखकर राजा जयचंद का दिल धड़क उठा। हजारों वसवसों के साथ इसके दिल में जाग उठे कि न जाने इसकी बेटी अब क्या हरकत करने वाली है। अभी वो सोच ही रही थी कि संजुक्ता अचानक बड़ी तेजी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी और इससे पहले कि कोई इसकी राह में मुदाखलत करता, इसने हाथ में पकड़ी माला पृथ्वीराज के तलाई बुद्ध के मुजस्मे के गले में डाल दी। जयचंद ने इसरारी हालत में फौरन अपनी मसनद से उठा और संजुक्ता की तरफ बढ़ने ही वाला था कि एक जानिब से घोड़े पर सवार एक वजीर नौजवान बिजली की कोंदे की तरह लपका। इसने एक झटके के साथ संजुक्ता को दबोचकर घोड़े पर बिठाया और हवा की तरह उड़ाकर ले गया। जश्न में शरीक हर शख्स जयचंद समेत हैरान रह गया। कोई भी कुछ न कर सकता था, हत्ता कि खुद संजुक्ता को भी खबर ना थी कि इसके साथ क्या हुआ है। ये नौजवान पृथ्वीराज था जिसने अपना वादा पूरा कर दिखाया था और अपनी मोहब्बत को जीत कर ले गया था। इसकी इस जुर्रत पर हर तरफ एक हंगामा सा मच गया, अफरा तफरी मच गई। स्वयंवर के लगा हुआ मैदान उजड़ कर रह गया और जश्न की तमाम तकारीब खत्म होकर रह गई। दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज ने सबसे पहले संजुक्ता के साथ 7 फेरे लिए और इसे बाज़ाब्ता अपनी रानी बना लिया। संजुक्ता पृथ्वी के इस अमल से बहुत खुश थी। आज इसके मन की मुराद पूरी हो चुकी थी। इसके दिल में बरसों से पलने वाली ख्वाहिश शर्मिंदा ताबीर हो चुकी थी। देख लो, एक दरबार ने अपनी हिफाजती जिम्मेदारी को पूरा कर ही डाला। पृथ्वी ने हंसते हुए संजुक्ता से कहा तो इसने बड़े प्यार के साथ इसके होंठों पर उंगली रखते हुए प्यार से बोली, हमने अपने माजी को जश्न राज सोजग के पंडाल में ही दफन कर दिया है। इसे छेड़ने से जिंदगी बदमजा होगी, फिर इससे हर्ज़े जां क्यों बनाए, अपने हाल को खुशगवार बनाते हैं। संजुक्ता की सूरत में पृथ्वी को एक ज़हीन और बावफा औरत मिल गई थी जिसे पाकर पृथ्वी राज ऐशो इशरत में कुछ ऐसा मशगूल हुआ कि सल्तनत के उमूर और लश्कर की तरतीब व तश्कील तक से गाफिल हो गया। वो संजुक्ता को लेकर ख्वाबगाह में कई कई रोज़ बंद रहता। अब इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ पैदा हो चुकी थी। पहले वो दुश्मनों के सर कलम करके और इन्हें मैदान जंग में शिकस्त देकर खुशी महसूस करता था, लेकिन अब वो हर वक्त संजुक्ता की दिलजोई में मसरूफ़ रहता। वो दिन रात ऐशो इशरत की मुहाफिल जमाता, रक्सो सरूद और लहू लब में हर वक्त गुजारने लगा। जो लम्हे इन मशागिल से बचते वो संजुक्ता की हमराही में गुजर जाते। संजुक्ता भी इन खुशियों को हर तरह से समेट कर अपनी झोली में डालने का तहिया किए बैठी थी। वो पृथ्वीराज को पाकर दुनिया को भुला बैठी थी। रियासती उमूर पर पृथ्वी की अदम तोजी के बाइस बिगड़ने लगे थे, मगर पृथ्वी को अब इसकी क्या परवाह थी। राज सोजुग के जश्न में जिस तरह से कनूज के राजा जयचंद की जग हंसाई हुई थी वो इसे नहीं भूला था। अब वो हर कीमत पर पृथ्वीराज से बदला लेना चाहता था, मगर इसके लिए मौका की तलाश थी। पृथ्वी संजुक्ता को पाकर रियासती उमूर से हाथ खींच बैठा था। इसे इस हालत में देखकर इसके हमायती और बाजगुजार रियासतों ने भी लगान देने से इनकार कर डाला था। अजमेर और दिल्ली की रियासतों की हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही थी। कितने दिनों के बाद इसके मुसाहिबीन और दरबारियों के मजबूर करने पर इसने दरबार लगाया तो एक दरबारी ने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा, महाराज, किस कदर अफसोस की बात है कि जिस सूरमा ने बगैर किसी हथियार के शेर को मार डाला हो, जिसने महज 13 साल की उम्र में गुजरात के मफरू डाकू राजा भीमदेव को घुटने टेकने पर मजबूर कर डाला हो, आज इस कदर बेबस और थक कैसे गया। इसकी हिम्मत कैसे जवाब देगी कि महज एक औरत की खातिर वो सब त्याग बैठा है और इसे अपने इर्द गिर्द की खबर नहीं रही। क्या कोई बुरी खबर है? पृथ्वी ने आम से लहजे में पूछा। बुरी? ऐसी बुरी? आपको पता है, जश्न राज सोजग में रचाए जाने वाले स्वयंवर से आपने जवामर्दी दिखाते हुए कनूज के राजा की बेटी को उठा लिया और अपने महल की जीनत बना लिया। राजा जयचंद इसी रोज से बुलाया फिरता है और किसी ऐसे मौके की तलाश में है जब वो इसका बदला ले सकेगा। और आपके इस थके थके अंदाज को देखते हुए हमारी बादगज़ा और रियासतों ने भी दिल्ली तो लाल से काम लेना शुरू कर दिया है। लगान और महसूलात में कमी की वजह से रियासती उमूर चलाना भी दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। और तो और उड़ती उड़ती खबरें ये भी हैं कि शहाबुद्दीन ने एक बार फिर इन रियासतों के राजाओं और महाराजों से राब्ता कायम करके इन्हें अपने साथ मिला लिया है, जिसकी शय पर वो भी शेर होने लगे हैं। कनूज के राजा और आपके असली दुश्मन जयचंद ने भी शहाबुद्दीन से राब्ता कायम कर लिया है। बताने वाले ने पूरी तफसील के साथ पृथ्वीराज को बताया। पृथ्वी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, तो फिर आप लोग भी तैयारी करें, वाकई मुझसे बहुत सी भूल हुई। बहरहाल ये कहकर वो खामोश हो गया।
उधर राजा जयचंद इसी वक्त से शहाबुद्दीन की टोह में था जब से वो शिकस्त खुर्दा होकर वापस पलट गया था। जब राज सोजक जश्न अपने पूरे उरूज पर था तो इस वक्त राजा जयचंद को शहाबुद्दीन का पैगाम मिला के उसके साथ मिलकर दिल्ली पर हमलावर होने की तैयारी करे। राजा जयचंद तो खुद ऐसे मौके की तलाश में था। वो अपने तमाम पुराने बदले उतारना चाहता था। इसकी ख्वाहिश थी कि जिंदगी में एक बार वो पृथ्वी को शिकस्त देकर इसकी राजधानी को अपनी रियासत में शामिल कर ले। कनौज में जयचंद के खिलाफ फतह को संयुक्ता और पृथ्वी ने जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी मार्का समझकर खामोशी इख्तियार कर ली थी। इनके नज़दीक अब शायद जयचंद पूरी जिंदगी इनकी तरफ ना देखे, लेकिन इन्हें इस बात की तवक्को ना थी कि आने वाले दिनों में किस किस्म की कोई मुसीबत इन पर उतर सकती है। जयचंद अपनी बेटी के मामले में पृथ्वीराज से उठाई जाने वाली जिल्लत को भूला ना था। ऐसे में शहाबुद्दीन की तरफ किया जाने वाला राब्ता इसके लिए भगवान की देन थी। इसने फौरन इस दावत को कबूल किया। इसके साथ मिलकर 1192 में एक बार फिर दिल्ली पर हमलावर हुआ। सल्तनत दिल्ली का मुहाफिज अपनी बुरी आदत में पड़ने के सबब कमज़ोर हो चुका था और अपने माजी व हाल से बेनियाज हो चुका था। ऐसे में शहाबुद्दीन का लश्कर मंजिलें मारता हुआ दिल्ली की जानिब बड़ी तेजी से बढ़ता चला रहा था। उधर पृथ्वी ने जब संयुक्ता को पाया था तो वो इसके हुस्ने गिरागीर का इस कदर असीर हो चुका था कि इसने अपने महल के तमाम मुलाजमों को हुक्म दे रखा था कि कोई इसकी और संयुक्ता की खलवत में दखल अंदाज ना हो और किसी किस्म की नाखुशगवार खबरें इसकी चहेती रानी के गोश गुजार न की जाएं। शहाबुद्दीन के हमले पर भी पृथ्वी के इस हुक्म की पाबंदी की जाती रही और मुसाहिबीन सिपाही मुमलिकत का दिफा करते रहे, मगर शहाबुद्दीन के अफवाज को रोकना इनसे जब मुमकिन न रहा और दिल्ली सरनगू होता दिखाई देने लगा तो इन्हें मुमलिकत बचाने की फिक्र हुई। उन्होंने खासी सोच विचार के बाद चांद बादली से दरख्वास्त की कि वो किसी तरह पृथ्वी को ख्वाब खरगोश से जगाकर हालात से आगाह कर दे। चांद बादली इस खबर को सुनकर खुद सोच में पड़ गया। वो पृथ्वी का मुंह चढ़ा और हमराज था, लेकिन राजों महाराजों के मूड से भी वाकिफ था। इन्हें बदलने में देर कहाँ लगती है, इसे भी अपनी जान प्यारी थी। वो मामूली सी गलती करके इसे गंवाने के हक में ना था। बहरहाल कुछ देर की सोच विचार के बाद हालात की नज़ाकत को देखते हुए इसने पृथ्वी को आग ही देने का फैसला कर लिया। महल की 7 राहदारियां अबूर करके उस वक्त महल में पहुंचा जब पृथ्वी आराम कर रहा था। इसने मुलाजमा खास से संयुक्ता से मिलने की ख्वाहिश की। कितनी देर तक तो मुलाजमा इनकार करती रही और इसे महाराज की गुस्सैली तबीयत का हवाला देकर डराती रही। इलाखिर वो शहजादी को पैगाम देने पर रजामंद हो गई। चांद बादली को संयुक्ता जानती थी और अपनी मोहब्बत के मामले में इसकी तरफदारी करने पर भी इसकी शुक्रगुजार भी थी, मगर इस हालत में चांद बादली का महल में आना और इससे मुलाकात करने का मकसद क्या हो सकता है। शायद कोई उपदाद आ पड़ी हो। ये सोचकर वो जल्दी से चांद बादली से मिलने आ गई। महारानी हालात मुमलिकत के मुसाहिबीन और सिपाह के हाथों से निकलते जा रहे हैं। शहाबुद्दीन की अफवाज को दिल्ली तहे तय करने के लिए दौड़ी चली आ रही है। आपके वालिद मोहतरम कनौज के राजा जयचंद भी शहाबुद्दीन के हमायत में लड़ने पर तुले बैठे हैं और शहाबुद्दीन की सिपाह का हिस्सा बन चुके हैं। इधर पृथ्वी आपके हुस्न का इस कदर असीर हो चुका है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। मुमलिकत की सिपाह की नजरें पृथ्वी को ढूंढ रही हैं। इसके लिए अब आप ही का सहारा है। इन्हें क्या जवाब दूं? चांद बादली ने इस अंदाज से अपनी दरख्वास्त पेश की कि संयुक्ता भी परेशान हो गई। तुम फिक्र ना करो, पृथ्वी अभी आकर अपने सिपाह के साथ शामिल होंगे। हम कभी ये बर्दाश्त ना करेंगे कि बगैर मुहावत के हाथी निकले। संयुक्ता ने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर पृथ्वीराज को झुकाया और शहाबुद्दीन की बढ़ती अफवाज के बारे में आगाह किया। एक लम्हे के लिए वो भी परेशान हुआ, मगर फिर अज़्म नो लेकर खड़ा हो गया। वो सिपाह के साथ मिलने की तैयारी कर रहा था और साथ ही साथ बड़बड़ा रहा था कि इस बुज़दिल में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? क्या वो अपनी पहली शिकस्तों को भूल गया? महाराज, इसमें गलती हमारी भी है। आपने उमूरी मुमलिकत से नजरें चुरानी शुरू कर दी। भेड़े भी शेर हो गई और इससे फ़ायदा उठाया। आपकी अदम तोजवी के सबब इर्द गिर्द की इन रियासतों ने भी जो आपकी बाजगुजार थी सुल्तान का साथ दिया तो उसका हौसला बढ़ गया। और तो और मेरे पिताजी जो सुल्तान के साथ पिछली जंग में तौन और करहन आपके साथ थे, अब खुलकर सुल्तान के साथ शामिल है। इन्हें अभी तक मेरा आपके साथ शादी करना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो इसे अपनी तस्दील जानकर आपकी दुश्मनी में खुल चुके हैं। अगर आपने कारी मुमलिकत को एक बोझ जानकर अपनी गर्दन से उतार फेंका था, इसलिए वो लोग नए जोश और वलवले से सुल्तान की शह पर इसके साथ मिल चुके हैं। संयुक्ता ने तफसील से बताया। शायद इन्हें इल्म नहीं कि शेर ऊँगते हुए भी शेर ही रहता है। तुम इधर के मामला देखो, मैं निकलता हूँ। पृथ्वी ने अपने असले को तरतीब के साथ अपनी वर्दी पर सजाया। नहीं, मैं अभी आपके साथ चलूंगी, संयुक्ता ने आज़म से कहा। जंग में? पृथ्वी ने हैरानी से पूछा। हाँ, जंग में आपके कांधे के साथ दूसरा कांधा आपकी इस मोहब्बत का होगा जिसने हिम्मत दी और मुझे जीने का हौसला दिया।
आपके बगैर ये अधूरी है। संयुक्ता ने हौसले और जुर्रत से कहा। नहीं संयुक्ता, पृथ्वी अपनी फतह औरतों के माथे पर नहीं सजाना चाहता। पृथ्वी ने जवाब दिया। यह ऐलान एक औरत का नहीं, एक मोहब्बत और एक इश्क का है। मैं दुनिया को बता देना चाहती हूँ कि संयुक्ता और पृथ्वी के जिस्म दो हैं, लेकिन इनमें धड़कने वाला दिल एक है, जान एक है। फिर यह भी कि मेरे वालिदैन को पता चल जाए कि संयुक्ता का इश्क सादिक था, है और रहेगा। मैं जानती हूँ दूसरी जानिब मेरे वालिद जंग करते होंगे, इसलिए तो चाहती हूँ कि इनकी तलवार से इनकी बेटी का सर इस हालत में कटे कि इन्हें एहसास हो जाए कि इनकी बेटी अपनी मोहब्बत में साबित कदम रही। संयुक्ता ने जवाब दिया। संयुक्ता, एक तो तुम्हारी दलीलों के आगे मैंने हमेशा हार मानी है। पता नहीं इतना जहन भगवान ने तुम्हारे सर के अंदर क्यों रख दिया है। पृथ्वी ने हंसते हुए संयुक्ता के सर को अपनी उंगली से बजाकर कहा। वो दोनों महल से बाहर आकर सिपाह से मिले तो सिपाह की सांसें बहाल हुई। इसने बड़ी जल्दी से सिपाह को तरतीब दिया और तराइन के मैदान में सुल्तान के मुकाबिल आ गया। राजा जयचंद पहले हर जंग में पृथ्वीराज का हलीफ हुआ करता था, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात थी। इसकी वजह तो ये थी कि दोनों के बाप दादा एक थे। अगरचे बाद में इनकी दूर दराज की रिश्तेदारियों की वजह से आला और अदना के दर्जात पैदा हो गए थे, लेकिन राजा जयचंद अभी तक इस रिश्तेदारी की लाज निभा रहा था। मगर इसकी अपनी दुश्मनी अलग से इसके दिल में पलती रही, जो इसे पृथ्वी से नफरत पर मजबूर करती रही। फिर राजसूजक जश्न में होने वाले सानहे ने पृथ्वी के खिलाफ इसकी दुश्मनी को और भी हवा दे डाली थी। संयुक्ता को इस तरह से भरे पिंडाल से उठा ले जाना राजा जयचंद की तौहीन के मुतरादिफ था। इसलिए वो शहाबुद्दीन के साथ मिलकर अपनी असली दुश्मनी की भड़ास निकालना चाहता था और वो सुल्तान की सफ़ों में पृथ्वी का दुश्मन बनकर खड़ा था। इसे कतन इल्म ना था कि पृथ्वी की जिस फौज से वो लड़ने जा रहा है, इसमें भेस बदलकर खुद इसकी बेटी संयुक्ता इसकी हरीफ बनी लड़ रही है। सन 1191 में सुल्तान शहाबुद्दीन को पृथ्वीराज ने शिकस्त दे दी थी, मगर अब सुल्तान मायूस नहीं हुआ था, बल्कि फिर से 1192 में दोबारा हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ। इसके साथ इस मरतबा 1,20,000 घुड़सवार थे। इस बार भी इसने तराइन के मैदान जंग को चुना ताकि अपनी पिछली शिकस्त का बदला चुका सके। पृथ्वीराज चौहान ने भी बड़े पैमाने पर फौजी तैयारियां की। शहाबुद्दीन ने इस बार अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील कर ली थी। इसने अपनी फौज को 4 हिस्सों में तकसीम के हुक्म दिया कि एक वक्त में फौज का सिर्फ एक हिस्सा दुश्मन के साथ बरसरे पैकार होगा, जबकि बाकी आराम करे। जो ही पहला दस्ता कमजोर पड़ने लगे तो दूसरा इसकी जगह ले ले। पृथ्वीराज की सिपाह पहले की तरह बेजिगरी से लड़ी, लेकिन इन्हें शहाबुद्दीन की नई हिकमत अमली और नई तकनीक का कुछ समझ ना आ सकी। इन्हें यह समझ ना आ सकी कि शहाबुद्दीन की ताज़ादम फौज कहाँ से आती है। चुनांचे सुल्तान के यके बाद दीगरे ताज़ादम हमलों ने इसके तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया। अब शिकस्त इसे साफ नजर आने लगी थी। पृथ्वीराज ने मैदान जंग से फरार होने की पूरी कोशिश की, मगर पकड़ा गया। तारीखी हवालों में जगह जगह आया है कि सुल्तान और पृथ्वी के दरमियान घुमसान का मार्का हुआ। इसकी जुबान में वो खांडे बजे गए, दिलावरों के खून से जमीन सुर्ख हो गई। खूब जंग हुई जिसमें कुश्तों के पुश्ते लग गए, लेकिन इस बार किस्मत ने चौहानों की यावरी न की। दिल्ली की सिपाह के बेशुमार जवान काम आए। संयुक्ता को बचा लिया गया, मगर पृथ्वी को शिकस्त के साथ असीरी का सदमा भी सहना पड़ा। पृथ्वी और उसके बहुत से साथियों को गिरफ्तार करके सुल्तान के सामने पेश किया गया तो इसने इसे जेल में डालते हुए कहा, डाल दो इस सूरमा को जेल में, जरा दुश्मनों से निमट लूं, बाद में इसके बारे में सोचूंगा। चुनांचे सुल्तान शहाबुद्दीन छोटी छोटी सल्तनतों को जेर करता दिल्ली को भी फतह करके लौटा और अपने साथ इन कैदियों को भी ले गया। ऐसी मुसीबत में भी पृथ्वीराज के काबिल एतमाद मुलाजिम और हमराज दोस्त चांद बारदी ने पृथ्वी के साथ अपनी वफादारी का भरपूर सबूत दिया। इसने भेस बदला और दिल्ली से गजनी पहुंचा। बड़ी तगोदो के बाद वो सुल्तान के दरबार में रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया। बुनियादी तौर पर वो चूंकि फनकार और गवैया था, इसलिए जल्दी सुल्तान का कुर्ब हासिल करने में कामयाब हो गया। इसका मकसद महज ये था कि किसी तरह अपने दोस्त पृथ्वी को सुल्तान के असीरी से रिहाई दिलाए। इसी हिकमत अमली के तहत इसने दरबार में इतना अमल दखल बढ़ा लिया कि इसकी आमदोरफ्त जिंदान तक भी शुरू हो गई। सुल्तान शहाबुद्दीन जंग फतह करके वापस गजनी आ चुका था और दिल्ली के साथ साथ अजमेर पर कुतुबुद्दीन को हुक्मरान बना चुका था। वापस आकर इसने इस जंग के कैदियों पर ध्यान दिया। पृथ्वीराज को कैद से निकालकर इसकी आंखों में सुर्ख हुई गर्म सलाइयां फिरवा दी गई और इसे हमेशा के लिए अंधा करके कैद में डाल दिया गया। इस तरह के जालिमाना सलूक दूसरे कैदियों के साथ भी रवा रखे गए। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी के आखिरी गोशों की यह दास्तान अभी जारी है।